डेवलपमेंट यानी विकास, यानी किसी भी देश के लोगों को बेहतर बनाना, यानी उनके बेसिक नीड्स को पूरा करना, जैसे स्कूलिंग, हॉस्पिटल्स, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब प्रोवाइड करना ताकि इनका विकास हो सके, ताकि आगे का ये जो चीज़ है, ये अपना जीवन है, उसको विकसित करें। अब लोग विकास के बारे में सोचते क्या हैं? क्या लोगों को सचमुच जानकारी है विकास के बारे में, किस तरीके का विकास होना चाहिए? यूँ ही वोटिंग कर देते हैं। देखते हैं कैसा लोग। विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं थे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आइए अब हम विस्तार से विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में अब चर्चाएं करते हैं कि आखिर विकास होता क्या है, डेवलपमेंट होता क्या है। विकास की जो प्रक्रिया है वो हमारे साथ हमेशा चलती है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारा विकास रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। देश की यानी सभी लोगों की कुछ न कुछ एक इच्छा और आकांक्षा होती है, उसके अनुरूप चलते रहता है। अब इस चैप्टर में हम लोग डेवलपमेंट में मुख्यतः राजनीतिक विकास की चर्चा करेंगे, यानी पॉलिटिकली डेवलपमेंट की चर्चाएं करेंगे। ठीक है, कि आखिर विकास होता क्या है, देश का विकास क्या है। विकास जो है हमेशा होते रहती है। अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टकराव की स्थिति हो जाए। जैसे हो सकता है एक किसान हमेशा चाहता है कि उसको जो है एमएसपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है सरकार तय कर दे, और उसके साथ साथ स्टूडेंट जो होता है वो चाहता है कि अच्छा स्कूल बने, लेबर जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमेशा हमको काम मिलता रहे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा होता है कॉन्फ्लिक्टिंग गोल, यानी कि टकराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे डैम का बनना, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। डैम बनेगा तो इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, इलेक्ट्रिसिटी से इतनी सारी मशीनरी चलेगी। लेकिन इसके साथ साथ किसान के लिए डैम जो है क्या है, डैम में पूरा पानी रुक जाएगी तो इनको इरिगेशन नहीं हो पाएगा, इरिगेशन नहीं होगा तो इनका सारा सिस्टम जो है कोलैप्स कर जाएगा। तो ये टकराव की भी स्थिति होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है गोल यहाँ पे डेवलपमेंट में। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोग हैं तो उनके अलग अलग लक्ष्य होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट है डैम का बनना, तो दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। यानी टकराव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है दूसरे के लिए, यानी दूसरा जो व्यक्ति है उसके लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अब क्या है, यहाँ टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तब फिर डेवलपमेंट आखिर होगा कैसा, किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए जो सबके लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सभी लोगों की इच्छाएं एक अनुरूप हो विकास के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोगों की सोच जो होते हैं विकास के लिए वो अलग अलग हो सकता है। तब हम देखते हैं क्या अलग अलग हो सकता है। इनकम के सिवा लोग और क्या क्या चाहते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इनकम के सिवा जो लोग हैं वो इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स और फैसिलिटी फॉर फैमिली मेम्बर्स, वर्किंग एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब कहीं हम वर्किंग प्लेस पे काम कर रहे हैं तो जो दूसरा व्यक्ति है काम करने वाला, उसको जैसा इज़्ज़त मिल रहा है चाहेंगे कि हमको भी वैसा इज़्ज़त मिले। उसको जैसा फ्रीडम है वैसा ही चाहेंगे कि हमको भी फ्रीडम मिले। उसको जैसा सिक्योरिटी है वैसा सिक्योरिटी हम भी अपने लिए चाहेंगे, और चाहेंगे कि हमारी फैमिलीज़ के लिए भी हमको क्या मिले, फैसिलिटीज़ मिले। ये सारी चीज़ें हम इनकम के सिवा चाहते रहते हैं। मनी एक साधन है जिसमें हमारा लाइफ डिपेंड करता है। मनी से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। जैसे हम मनी से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं कर सकते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि ठीक है, हम अपने लिए ठीक है सेफ़ आवाज़ तो ले लेंगे, लेकिन जब भी हम बाहर निकलेंगे अपने घर से तो फिर क्या होगा, वायरस जब तक पूरे समाज में ख़त्म नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, पूर्ण रूप से हम पैसे से उस चीज़ से हट नहीं सकते हैं, दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमको समाज के हित में देखना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं। अब हम यहाँ मिक्स गोल पे देखेंगे कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या किया जा सके, सेटिस्फाइड किया जा सके। अब हम मिक्स गोल की ओर देखते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को सेटिस्फाइड किया जा सके। आमतौर पे देखते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो आजकल यदि काम करती हैं, वर्किंग वूमेन होती है, तो उनको समाज में भी उनका महत्व बढ़ता है, घर परिवार में भी उनका रिस्पेक्ट बढ़ता है। और इसके साथ साथ आजकल वो सारे वर्क में इंगेज्ड है, हर जगह अव्वल आ रही है। ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। ये सब विकास के बदौलत संभव हो सका है।
विकास के बदौलत ही उनका आत्मसम्मान बढ़ा है, उनकी डिग्निटी बढ़ी है और उनके लिए जो समाज का नज़रिया है वो बढ़ा है। अब यहाँ हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा डेवलपमेंट चाहेंगे जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति का विकास हो? यानी यहाँ ये कार्टून दिख रहा है जिसमें एक बिल्डिंग का विकास हुआ है, बाकी यहाँ पे बहुत सारे जो बिल्डिंग्स है, बहुत सारा जो घर है वो फूस के बने हुए हैं। क्या इस तरीके का विकास हम चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम चाहेंगे कि सामूहिक विकास हो, यानी सभी लोगों का विकास हो। तो अब हम अलग अलग देशों का डेवलपमेंट मापेंगे कैसे, किस प्रकार से जानेंगे कि कौन कंट्री कितना डेवलप्ड है कितना नहीं है? तो मापने का पर्पस मेरा क्या है? जैसे हम म्यूजिक टीम चूज करते हैं, स्पोर्ट टीम चूज करते हैं, तो इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस अलग अलग होता है। क्रिकेट टीम चूज करेंगे तो क्रिकेट पर्पस होगा, म्यूजिक टीम चूज करेंगे तो उसमें म्यूजिशियन देखेंगे कौन अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, ये सारी चीज़ें पर्पस अलग अलग होता है। तब हम कंट्री को कंपेयर कर किस आधार पर रहे हैं वो हमको देखना होगा। मुख्यतः कंट्री को जो है देख लिया जाता है कि पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री का ज़्यादा है उसको ज़्यादा डेवलप मान लेते हैं। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम यानी देश के टोटल इनकम को हम क्या करते हैं, लोगों की जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो जान जाते हैं कि मेरे पास पॉकेट में पर साल इतना इनकम आ पा रहा है। इसी को पर कैपिटा इनकम कहते हैं, यानी उस देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना रुपया है उस साल में, इसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। उसके आधार पे हम अलग अलग देशों का विकास दर जो है मापते हैं। लेकिन क्या पर कैपिटा इनकम के आधार पे ही किसी भी देश को मापा जा सकता है कि वो कितना डेवलप है कितना नहीं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ हम दो चीज़ें देखते हैं, वर्ल्ड बैंक देखते हैं और एक देखते हैं यूएनडीपी। वर्ल्ड बैंक जो है किसी भी देश को देखता है कि वो कितना डेवलप्ड है, तो उसमें सिर्फ वो पर कैपिटा इनकम देखता है। लेकिन यूएनडीपी के बारे में अक्सर हम जानते हैं, यूएनडीपी जो है रिपोर्ट देती है, यूएनडीपी HDR पब्लिश करती है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी उसमें एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम वो सारे पहलुओं को देखती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम, यानी सारा चीज़। इसके आधार पे हमको किसी भी व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है। यदि वो अच्छा एजुकेटेड होगा, हेल्थ अच्छा होगा, पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा, तो वो पूर्ण रूप से यानी सर्वांगीण रूप से उसका विकास हो चुका है। तो हम मुख्यतः यूएनडीपी को बढ़िया मानते हैं वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की तुलना में, क्योंकि यूएनडीपी जो है हर एक पहलुओं को देखता है। इससे पता चलता है कि किस देश का डेवलपमेंट कितना ज़्यादा हुआ है, ये रियल वे में यूएनडीपी बतलाता था। सिर्फ पर कैपिटा इनकम के आधार पे हम किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को नहीं माप सकते हैं, क्योंकि अलग देश है तो उसकी जनसंख्या अलग है, संसाधन अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं। तो इस प्रकार से हम नहीं जान सकते पर कैपिटा इनकम के आधार पे ही सिर्फ कि वो कितना डेवलप्ड है। इसके लिए हमको अन्य चीज़ भी देखनी पड़ती है, जैसे कि उसके हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। इन सारे पहलुओं को जब हम देखते हैं तो रियल डेवलपमेंट का हमको पता चल पाता है। अब हम देखते हैं कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड है या फिर अनडेवलप्ड है, किस कैटेगरी में है। तो रिच के कंट्री यानी जो $49,300 पर एनम, यानी एक साल में $49,300 कमाता है, तो उसको रिच कंट्री माना जाता है। $2500 या उससे कम कमाता है तो पुअर कंट्री माना जाता है। तब इंडिया किस कैटेगरी में आएगा? इंडिया का जो इनकम है वो $60,000 पर $US पर एनम है, तो ये जो है लो मिडिल इनकम कंट्री में आएगा, यानी लो में भी मिडिल इनकम, यानी कि रिच और पुअर के बीच में, लेकिन मिडिल लाइन से भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। लो मिडिल इनकम मानेंगे इसको। देख लीजिए आप 49,000 कहाँ और कहाँ 25, इस बीच में ठीक 25 के अप्रॉक्स आसपास है, तो इसको इसीलिए लो मिडिल इनकम कंट्री मानते हैं। यानी हम लोग बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं अभी तक। अब किसी भी कंट्री का हम इनकम कैसे निकालेंगे? तो इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल उनका जो टोटल जो इनकम है टोटल कंट्री का डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इसी को हम टोटल पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम भी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम एक ही चीज़ है, दोनों बिल्कुल। इस प्रकार से हम पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं, यानी टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ये प्रत्येक साल के लिए पर कैपिटा इनकम। देश के डेवलपमेंट का पता पर कैपिटा इनकम से नहीं लगाया जा सकता। यहाँ दो देश का डाटा दिया जा रहा है, जिसमें देखिए आप कैलकुलेट यदि कीजिएगा तो इनका पर कैपिटा इनकम 10,000 और दूसरे कंट्री में भी 10,000 अप्रॉक्स आएगा। इसमें यदि देखते हैं हम अंदर, यानी देश के अंदर की स्थिति देखते हैं, तो लगभग जो है 10,000 पर व्यक्ति कंट्री ए में कमा रहा है। लेकिन बी में क्या है, एक व्यक्ति 48,000, बाकी व्यक्ति 500 कमा रहा है। यानी ये 10,000 जो एवरेज है उससे बहुत ज़्यादा कम है लोगों का इनकम। यानी
कंट्री बी में जो ज़्यादातर लोगों की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम के द्वारा सिर्फ ये नहीं पता चल सकता है कि कौन देश कितना डेवलप है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अंबानी अडानी जैसे लोगों का इनकम जो है ऐड रहता है, और बहुत सारे गरीब मजदूर हैं जो कमा खा नहीं रहे हैं अच्छे से, उनको भी दिखला दिया जाता है कि ये लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसलिए पर कैपिटा इनकम से सिर्फ किसी देश का डेवलपमेंट नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए हम लोग HDR देखते हैं, यानी कि हेल्थ स्टेटस उनका कैसा है, एजुकेशन स्तर उनका कैसा है, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रोड वगैरह है कि नहीं, यानी सारी सुविधाएं हैं कि नहीं। यहाँ पे भी एक कार्टून के द्वारा दिखलाया गया कि एक कुर्सी पे जो है 4 कुर्सी पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बिल्कुल अंबानी की तरह, बहुत सारे संपत्तियों का मालिक, और बाकी लोग चंद पैसों के मालिक हैं। यानी इससे देश की स्थिति बाहर से तो अच्छा दिख रहा है कि 6 कुर्सी पे 5 लोग, ठीक है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंदर यदि जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही व्यक्ति के पास सारा धन है, बाकी लोग के पास धन नहीं है। इससे हमको रियल डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं चल पाता है कि उस देश का व्यक्ति जो है कैसा डेवलप्ड है या नहीं है, या वो देश डेवलप्ड है कि नहीं। यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि पैसे से हर एक चीज़ हम नहीं खरीद सकते हैं। जैसे पैसा है ये मेरे पॉकेट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट वगैरह खरीद पाएंगे। डेवलपमेंट के लिए इनकम के साथ साथ अन्य क्राइटेरिया भी रहना चाहिए, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर जितनी कम होगी उतना ज़्यादा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होगा, उतना ज़्यादा हम काम करेंगे, उतना ज़्यादा मेरा देश डेवलप करेगा। उसी प्रकार से लिटरेसी रेट है, जितना साक्षर दर होगा, जितना लोग शिक्षित होंगे, उतना ज़्यादा एबिलिटी होगी उनके पास, उतना अधिक अच्छे क्षमता से काम कर पाएंगे, उतना स्किल्ड होंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। जितना अच्छा काम करेंगे उनके पास उतना अच्छा अर्निंग आएगा, तो इससे भी देश का अच्छा विकास होगा। उसके सिवा है नेट अटेंडेंस रेशियो। बच्चे क्या करते हैं, 14 या 15 वर्ष से कम उम्र के जो आयु के बच्चे होते हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं कर पाते हैं। इससे भी देश का विकास जो है धीमा पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या जो है वो जिसको पढ़ना चाहिए था वो क्या कि इस उम्र में वो जो है शहर की ओर पलायन कर गई रोज़गार के लिए, तो वो पढ़ नहीं पाई, शिक्षित नहीं हो पाई। यदि शिक्षित नहीं हो पाई तो देश के विकास में उनका बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि योगदान ना के बराबर होगा, लेकिन जो उनको 50-60 हज़ार कमाना चाहिए था वो 10 से 15 हज़ार में ही सिमट के रह जाते हैं, और पर कैपिटा इनकम को कम कर देते हैं। इससे देश का विकास धीमा हो जाता है। इसके साथ साथ विकास के लिए हमको चाहिए कि न्यूट्रिशन, यानी हमारा जो बॉडी है वो फिजिकली फिट रहे, तो इसको हम BMI के थ्रू देखते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ये बतलाता है कि कोई भी पर्सन जो है किस प्रकार का न्यूराइज्ड है, यानी कि वो व्यक्ति कितना पोषण लिया हुआ, जितना पोषण लिया हुआ रहेगा उसके पास उतनी इफ़िशियंसी रहेगी, वो इतना अच्छा से काम कर पाएगा। तो इसको निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं BMI को कैलकुलेट करने के लिए? BMI कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले वेट लेते हैं और हाइट लेते हैं किसी भी व्यक्ति का। वेट को डिवाइड करते हैं हाइट के स्क्वायर से। वेट जो है हमेशा हम केजी में निकालेंगे और हाइट सेंटीमीटर में निकालेंगे, और उसके बाद BMI इक्वल टू होता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। तो इससे हमको उस व्यक्ति के इफ़िशियंसी का पता चल जाता है, यानी वो कितना एफिशिएंट है वर्क करने में। कोई व्यक्ति देखिएगा 1 घंटे काम करते करते थक जाता है, और कोई व्यक्ति 12 घंटे काम करने पे भी नहीं थकता है। तो जिसका बॉडी मास इंडेक्स जितना अधिक होगा वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा, जितना ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेगा वो उतना ज़्यादा अपने लिए अर्निंग करेगा, और देश का डेवलपमेंट भी वो ज़्यादा करेगा। यानी देश का डेवलपमेंट भी BMI पे डिपेंड करता है। इससे हमको ह्यूमन के डेवलपमेंट का पता चलता है कि ह्यूमन कितना डेवलप्ड है, उसका बॉडी कितना डेवलप्ड है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है वो UNDP जारी करता है। UNDP पहले ही हम जान चुके हैं कि एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम तीनों के आधार पे जो है ये पब्लिश करता है डेवलपमेंट रिपोर्ट। अलग अलग कंट्रियों को एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम के आधार पे कंपेयर करता है। इस आधार पे कंपेयर करने पे हमको एग्जैक्ट पता चलता है कि देश रियल में कैसा डेवलप है। पर कैपिटा इनकम के आधार पे कुछ लोगों के इनकम को जो है उसमें बढ़ा चढ़ा के, यानी कि बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो करोड़पति अरबपति हैं, उनका इनकम ज़्यादातर उसमें इंक्लूड रहता है। इससे हमको पता नहीं चल पाता कि रियल विकास हुआ है कि। यहाँ नीचे डाटा दिया गया है, इन सारे पहलुओं पे हमारा जो है डेवलपमेंट डिपेंड करता है। जैसे हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, यानी एक्सपेक्टेड हम जो है जन्म के बाद कितना ज़्यादा दिन तक जिएंगे ये मान लिया जाता है। जैसे नॉर्मली मानते हैं कि हम लोग 80 साल जिएंगे, ठीक है, तो कोई व्यक्ति का मृत्यु जो है 20 साल में भी हो जाती है, कोई व्यक्ति का मृत्यु जो है वो 100 साल प्लस भी जीता है।
तो ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो जितना दिन जिएगा उतना ज़्यादा काम करेगा, उतना ज़्यादा इफ़िशियंट रहेगा। लिटरेसी रेट तो जान ही रहे हैं कि जो जितना ज़्यादा लिटरेट होगा उतना इफ़िशियंसी से काम करेगा। कैप्टा इनकम हम जान ही रहे हैं। अब ये सारा इंडेक्स दिया गया है। इंडिया का स्थान श्रीलंका की तुलना में देखिए, श्रीलंका एक बहुत छोटा कंट्री है, जैसा कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, फिर भी वो डेवलपमेंट में हमसे आगे है, यानी विकास के दर में हमसे आगे। कैसे? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन रेट ज़्यादा है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा क्षमता के साथ काम करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं हमसे ज़्यादा बुद्धिमानी स्तर में अच्छे हैं, उनका जो शारीरिक विकास है वो बेहतर है, उनका जो एजुकेशन है वो बेहतर है, तो हर रूप से वो अच्छा हुए, तो वो स्किल्ड होंगे, वो न्यूट्राइज्ड होंगे, वो पोषित होंगे, तो वो काम करेंगे एफिशिएंसी के साथ। जो जितना एफिशिएंसी के साथ अपने देश के लिए काम करेगा उतना ज़्यादा वो कमाएगा, और देश के इनकम में, देश के डेवलपमेंट में उसका इनकम ऐड होगा, यानी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो उससे देश का भी विकास बढ़ेगा। इनडायरेक्टली ये सारा संबंधित है। छोटा सा देश है श्रीलंका, वो हमसे डेवलपमेंट में आगे है, और नेपाल भी हमसे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, जबकि सारा चीज़ हम नेपाल का करते हैं। इंडिया पे ही डिपेंडेंट है पूर्ण रूप से, फिर भी नेपाल हमसे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रह गया डेवलपमेंट में। आखिर ये कैसे? क्योंकि उसने एजुकेशन पे काम किया, उसने पर कैपिटा इनकम पे काम किया, उसने HDI पे काम किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम किया है, इसकी वजह से। अगला टॉपिक आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। कहता है कि हम संसाधनों का उपयोग करें, हम अपने रिसोर्सेज का उपयोग इस तरीके से करें ताकि आने वाला जो भविष्य हमारा फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम चीज़ों को रहने दें, रिसोर्सेज को रहने दें। इसी को हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। ये हमारा कर्तव्य भी है और नैतिकता भी, कि हम आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए जो है ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं रहने दें, उनके लिए भी अच्छा जल रहे, उनके लिए भी अच्छा रिसोर्सेज रहे, सारा चीज़ रहे। कुछ चीज़ें तो रिन्यूएबल है, जैसे वाटर को क्या कर सकते हैं हम, प्यूरीफाई करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो दोबारा जो है यूज़ नहीं हो सकते हैं। जैसे कोल, एक बार यदि हम उसका उपयोग कर लिए तो फिर वो दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं, लाखों वर्ष के बाद वो बनता है, लाखों वर्ष के बाद वो बनता है, तो वो सीमित भी है संसाधन। तो सीमित संसाधन को हम बर्बाद कर रहे हैं, तो आने वाले जनरेशन को हम लोग का कर्तव्य है, दायित्व भी है कि हम बचा के रखें, ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम हूबहू पृथ्वी उसी प्रकार से दे सके जिस प्रकार से हमको मिला, यानी हमको जो रिसोर्सेस, हमको जो संसाधन जिस रूप में मिला, आगे फ्यूचर जनरेशन को भी हम इसी प्रकार से उनको सौंपे। ये है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हम जो है चीज़ों को उसके स्थान पे नए चीज़ों को खोज रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम लोगों को चाहिए कि संसाधन को हम बचा के रखें, ताकि आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है उसको इसी प्रकार से जो है सारी व्यवस्थाएं मिल सके। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा कर्तव्य होता है कि हम हूबहू उसी प्रकार से धरती पे बनाए रखें जिस प्रकार से हमको मिला है। यह है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये था डेवलपमेंट चैप्टर। अब एक बार हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कि अलग अलग लोग हैं तो उनके गोल जो है अलग अलग होंगे, या कभी कभी क्या होता है गोल्स इनके कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा डेवलपमेंट के सिवा जो है अन्य क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है विकास के लिए, उसमें इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब सारे बिंदु देखे थे। फिर हम लोगों ने देखा नेशनल डेवलपमेंट, कैसे आखिर हम जान सकते हैं कोई भी देश कैसे विकसित हुआ, इसके दो आधार है, वर्ल्ड बैंक और UNDP। दोनों अलग अलग डाटा जारी करता है। वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को देखता है सिर्फ, UNDP HDI यानी कि एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम, तीनों चीज़ों को देखता है। अब हम कैसे किसी भी कंट्री को कंपेयर करेंगे, ये चीज़ें देखें। उसमें देखें कि जो $49,300 से ऊपर कमाएगा वो रिच, पुअर में जो है 2500 और उससे लेस वाले जो है पुअर में आएंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, इन सारे चीज़ों पे डेवलपमेंट डिपेंड होता है। फिर हम लोगों ने देखा पब्लिक फैसिलिटी वाली जो चीज़ें हैं, सामूहिक जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का विकास करना चाहिए जिससे पूरे समूह का विकास हो सके, ठीक है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो सके। जैसे हॉस्पिटल, जैसे स्कूल, जैसे रोडवेज, जैसे चीज़ों का विकास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि एक गांव है जहां पे स्कूल नहीं है तो अकेला व्यक्ति के लिए उसके पिताजी क्या स्कूल की व्यवस्था करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन पब्लिक हित को ध्यान में देखते हुए यदि स्कूल वहाँ व्यवस्थाएं होती है तो सभी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं।
इसी तरीके से स्वास्थ्य की सेवाएं हॉस्पिटल सिर्फ अपने लिए हम अकेले नहीं वहाँ बसा सकते हैं, उसी प्रकार से हॉस्पिटल नहीं बसा सकते हैं, सड़कें अपने लिए सिर्फ नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए जो जिसमें लोगों का हित छुपा हुआ हो वैसी विकास हम करते हैं, ताकि सभी लोगों का क्या हो सके, विकास हो सके। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे हम लोगों को चीज़ों को बचा के रखना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ अन्य चीज़ें पढ़ा, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे ग्रॉस नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो श्योरली कमेंट आप कर सकते हैं।